नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। सरकार इस समिट के माध्यम से निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं को रोजगार देगी। इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। गौरव तलब है कि राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार तेज रफ्तार से कार्य कर रही है। समिट से संबंधित वेबसाइट और लोगों को मुख्यमंत्री पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। देहरादून और दिल्ली में निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई दौर की बैठक भी आयोजित हो चुकी है। यही नहीं बल्कि देश के साथ साथ विदेश में भी बड़े स्तर के रोड शो आयोजित करने की सरकार की तैयारियां जोरों पर है, जिस उद्देश्य को लेकर सरकार इस निवेशक सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए, लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं। उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम धामी लंदन जाने वाले हैं। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। इस रोड शो में सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, डीजी इंडस्ट्री रोहित मीना सीएम धामी के साथ लंदन जाएंगे। तो वहीं सीएम धामी के लंदन दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसते हुए सीएम धामी से अपील करते हुए कहा कि जितने भी समिट करने हैं कर लीजिए, लेकिन हमारे घरों को बचा के रखना, उन्हें बिकवा मत देना। आगे हरीश रावत ने कहा, जो 2018 में हुए समिट में हजारों करोड़ों रुपए के एमयू साइन किए गए, लेकिन यहाँ क्या आया? उसके एवज में हमारे घर गांव की जमीन बिक गई। आजकल एक नारा है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो यदि इस नारे को कार्य रूप में परिणत करने के लिए राज्य का कुछ धन खर्च कर रहे हैं श्री धामी जी, तो हम क्या कह सकते हैं उसमें। मगर इतना 2018 में जो समिट हुआ था उसमें उसमें हजारों करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ। क्या आया यहाँ? बल्कि उसके एवज में हमारे गांव की जमीनें जरूर बिक गई। तो अब हम धामी जी से इतना ही निवेदन करना चाहते हैं, जितना समिट करो, जितने लोगों को बुलाओ, भैया हमारी कूड़ी बाड़ी को बचाए रखना, उसको मत बिकवा देना, ये हम उनसे जरूर प्रार्थना करें। लोकायुक्त को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है और जल्द ही उसमें कार्य योजना और अंतिम चयन प्रक्रिया की सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने संसद में पास हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश की महिलाओं और जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। अभी प्रारंभिक रूप से जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत बैठक हुई है और सभी पहलुओं पर उस पर आज चर्चा हुई है। जल्दी ही जो है उस पर हम लोग अंतिम कार्य योजना और उसकी चयन की जो प्रक्रिया है, उसकी सर्च कमेटी है, उसका गठन कर लिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश के आज़ादी के बाद मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अब हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है।
बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने बागेश्वर की नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक पार्वती दास को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब स्वर्गीय मंत्री चंदन रामदास के बचे हुए कामों को भी पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस विधेयक से महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ेगी। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार बागेश्वर के इतिहास में एक महिला को वहां का विधायक चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन विधेयक जो देश के अंदर पास हुआ है, महिला शक्ति के उत्थान के लिए लाया गया है। निश्चित रूप से इस विधेयक से पूरे देश के अंदर मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा, प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा और लंबे समय से जो मांग थी देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आज पार्वती जी ने विधिवत रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में बागेश्वर क्षेत्र की विधायक के रूप में आज शपथ उनकी हो गई है और उस क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी अनेकों काम स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने प्रारंभ किए थे, बहुत सारे कामों को पूरा किया था, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे और बागेश्वर क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमारी पार्टी पर विश्वास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनेकों काम उत्तराखंड के अंदर शुरू हुए हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर हमारी प्राथमिकता में रहेगी। एक और महिला विधानसभा पहुंची, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं कि बागेश्वर से पार्वती दास जी जीत कर आई हैं। हम सब आप जानते हैं आदरणीय चंदन रामदास जी का बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत ही भले व्यक्ति थे, विकास की बात करते थे। मैं बागेश्वर भी गई, वहां भी मैंने देखा कि उनका जो लोगों के साथ जिस तरह से समन्वय था, जिस तरह से वो उनकी कार्यशैली थी, वो जबरदस्त थी। मैं आदरणीय पार्वती दास जी को भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस तरह से चंदन रामदास जी ने बागेश्वर की सेवा की है वैसे ही वो भी करती रहेंगी। मैं धन्यवाद करूंगी आज अपने मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष हमारी दीदी खंडूरी जी ने, और अब मंत्री जी के जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे पूरा सहयोग किया, यहाँ तक पहुँचाया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की ओर से किए गए आचरण पर विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हद में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने भी इस वीडियो को देखा है। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड और यहाँ हमारे बोलने का तरीका होता है, इसलिए उनको अपने बोलने पर संयम रखना चाहिए। नाराजगी व्यक्त करने का तरीका सामान्य होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस बारे में कांग्रेस के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो बेवजह बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का जो वीडियो सामने आया है, किस तरीके से आप उसे देखते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर, और वो भी अधिकारी के घर जाकर रात को हंगामा कर रहे हैं? देखिए, ये मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूँ चाहे विधायक हूँ, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारे एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम अपना संयम रखें। नाराजगी होती है लेकिन संयम से, तरीके से, तमीज से सभी को एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो इस प्रकार की बातें करते हैं। अन्य चीजों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए।
बागेश्वर विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शपथ दिलाई। विधायक पार्वती दास को निर्वाचित होने पर विधानसभा में उन्हें शपथ दिलाई गई। विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। एक और महिला विधानसभा पहुंची। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं कि बागेश्वर से पार्वती दास जी जीत कर आई हैं। हम सब आप जानते हैं आदरणीय चंद्रनाम दास जी का बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत ही भले व्यक्ति थे, विकास की बात करते थे। मैं बागेश्वर भी गई, वहाँ भी मैंने देखा कि उनका जो लोगों के साथ जिस तरह से समन्वय था, जिस तरह से वो उनकी कार्यशैली थी, वो ज़बरदस्त थी। मैं आदरणीय पार्वती दास जी को भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस तरह से चंदन रामदास जी ने बागेश्वर की सेवा की है वैसे ही वो भी करती रहेंगी। उत्तराखंड में मानसून की लगभग समाप्ति के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा जोरों पर है, जिसके चलते रुद्रप्रयाग के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने केदारनाथ जाकर लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि केदारनाथ की यात्रा बहुत ही सफल यात्रा है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत ही अच्छे से तरीके से की है। जहां बरसात से पहले लगभग 11,000 लोग आ रहे थे, लेकिन अब 25,000 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जिससे लोगों का रोजगार बढ़ेगा और घोड़ा खच्चर से लेकर सभी छोटे व्यापारियों का यात्रा से काफी फायदा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से केदारनाथ जी की यात्रा पे उन्होंने आकर और लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप आइए, उत्तराखंड सेफ जगह है, केदारनाथ यात्रा करने में आपका कोई आपकी हानि नहीं होगी। उत्तराखंड प्रदेश ने जो है बहुत अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करी है, उससे लोगों में कॉन्फिडेंस जगा है कि केदारनाथ यात्रा लोगों को करनी चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से तैयारियां करी गई हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर। आपने सही बोला, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ। बारिश के पहले पिछले साल अगर आपका देखेंगे तो लगभग 11,000 एवरेज लोग रोज़ आते थे। इस बार 25,000 एवरेज लोग रोज़ आ रहे हैं वहाँ पर। उससे हमारे लोगों को रोज़गार भी मिला, उससे हमारे जो लोग वहाँ पे फल रेडी, चाय की दुकान, जो हमारे घोड़े खच्चर वाले हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज चला रहे हैं, जो वहाँ पर छोटे छोटे होटल चला रहे हैं, ऐसे लोगों को इतना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इतना इन्फ्लक्स जो है कभी भी केदारनाथ यात्रा में नहीं हुआ है। मैं सारे श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूँ उत्तराखंड में, और माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि केदारनाथ जी को जो हाईलाइट किया है पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, उसका सबसे बड़ा योगदान जो है माननीय मोदी जी। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। किसान पीड़ित और आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग के साथ ही किसानों का बिजली पानी का बिल माफ किए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों कांग्रेसी सीएम आवास कूच के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स कर पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेसियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद हरीश रावत समेत गणेश गोदियाल बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार से सैकड़ों की संख्या में किसान सड़े गन्ने लेकर सरकार का विरोध करने पहुंचे। सरकार ने अगर हमारी और किसानों की मांग नहीं मानी तो हम सब जाम करेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन, किसान बहुत आक्रोश में है। किसानों की तरीके से ही किसानों के सब हमदर्द भी आक्रोश में हैं। कांग्रेस के किसान, कांग्रेस के और किसान संगठनों के आह्वान पर आज हजारों किसान सड़े गन्ने के साथ देहरादून आए हैं और मुख्यमंत्री को अपना ये सड़ा हुआ गन्ना और 1,100 रुपया जो प्रति बीघे का मुआवजा दे रहे हैं वो समर्पित करना चाहते हैं। देखिए, किसानों की आवाज़ सरकार सुनना नहीं चाहती। ये गूंगी बहरी सरकार है। किसानों के साथ जिस तरह से जुल्म हुए हैं, जातियाँ हुई हैं, पिछले सालों में जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर रही सरकार, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। देखिए, मैं
प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड का, भारतीय किसान यूनियन क्रांति प्रजापति डॉक्टर सुरेंद्र मनीनवाल। हमारा किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो किसानों के हक की बात नहीं करेगा वो हमारा कुछ नहीं लगता। हमने इस वर्तमान सरकार को वोट की चोट देकर, चोट किसको दी? कांग्रेस को, भाजपा को सत्ता में लाए, किस लिए कि किसान, मजदूर, दलित और शोषित का भला करेगा, लेकिन उन्होंने कोई भला नहीं किया। आज जो हमें सपने दिखाई थे मुंगेरी लाल, प्रधानमंत्री जी आज हरिद्वार जनपद में जाकर देखिए, एक देश, एक प्रदेश और एक नीति होनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने डेंगू को लेकर सूबे की बीजेपी सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर जमकर हमला बोला। करण महारा ने कहा कि जब सरकार का प्रशासन मौत के आंकड़े छुपाने लगे तो समझ जा सकता है कि बीमारी बढ़ने लगी है और सरकार की व्यवस्थाएं जनता को बचाने के लिए नाकामयाब है। और सरकार की तरफ से डेंगू को लेकर जो जानकारी जारी की गई वह हास्यास्पद है, क्योंकि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला इस बीमारी में झाड़ने का काम कर रहा है वो बहुत जनता पर भारी पड़ रहा है। मृत्यु के जब आंकड़े सरकार छिपाने लगे, प्रशासन छिपाने लगे, तो उससे स्थिति को समझा सकता है। मरीजों के भी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। कोई परिवार ऐसा है पूरे देहरादून में जिसका कोई परिचित या किसी का घर का कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित नहीं है। उसके बाद भी सरकार कह रही 700-800 है, इससे ज़्यादा नहीं है। और प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, एक बेड में 2 लोग हैं। हाथ से चीज़ें बाहर जा रही हैं और ऐसे ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ, लीवर फेल हो जा रहा है, किडनी फेल हो जा रही है, पेट में पानी भर जा रहा है। ये दूसरा वेरिएंट है, ये नॉर्मल डेंगू नहीं है। और सरकार ने आमंत्रण दिया है डेंगू को। जगह जगह गड्ढे खोद दिए, सड़कें बनाने के नाम पर सड़कें खोद के छोड़ दी हैं, जगह जगह नालियाँ तोड़ के छोड़ दी हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, गड्ढा दिख रहा है। सब जगह बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा, लार्वा इकट्ठा हो रहा। एक तरफ शहर के लोगों को ये धमकी दी जा रही कि जिसके घर में, जिसके आंगन में लार्वा पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पूरे सरकार के आंगन में लार्वा हो रहा है, सारा डेंगू फैला दिया। इसमें किस प्रशासनिक अधिकारी और किस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक कोई हाई लेवल मीटिंग तक नहीं ली है स्वास्थ्य विभाग की। सचिव तब अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं जब विपक्षी दल मीटिंगें कर देते हैं, प्रेस करते हैं। और आज भी हालात सामान्य नहीं है। सरकार की एडवाइजरी कितनी नेगेटिव है कि 10,000 प्लेटलेट से नीचे जब हो जाएंगे तब आपको ब्लड मिलेगा। क्यों आपने व्यवस्था ही नहीं की? 10,000 तक आदमी बचेगा। आपके यहाँ एक खिड़की, आज भी सिंगल खिड़की है। 3-4 हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ सिंगल खिड़की है ब्लड टेस्ट करने की। प्राइवेट उनमें लोग जा रहे हैं अपने टेस्ट कराने के लिए, उसको आप मान नहीं रहे, फिर आप दोबारा टेस्ट करा रहे हैं। 24 घंटे तक आदमी इंतजार कर रहा हूँ रिपोर्ट्स का। तब देहरादून में एक निजी आवास में मस्जिद खोलने की शिकायत मामले पर बोलते हुए एमडीए वीसी बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस मामले में पहले भी सीलिंग के आदेश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार इस बारे में एक शपथ पत्र दिया गया था कि उक्त व्यक्ति दोबारा उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहां बाहर से लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद एमडीए ने सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि एमडीए को अगर ऐसी भविष्य में शिकायत मिलेगी तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें पहले भी सीलिंग के आदेश जारी किए गए थे, फिर एक शपथ पत्र दिया गया था इसमें कि हम लोग इसको तोड़ करके और आवासीय जो भवन है उसके स्वरूप में बदल देंगे। और इसमें भी शिकायत आ रही थी कि बाहर से भी लोग यहाँ आके जो नमाज आदि पढ़ते हैं, तो जो वहाँ के लोग वहाँ आवासीय परिसर में रहते हैं उनको परेशानी, उनको शिकायत कर रहे थे। तो सर्टिफिकेट में हमने ये भी उन्होंने लिख के दिया था कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा और सार्वजनिक कोई कार्यक्रम हम आयोजित इसमें नहीं करेंगे। चूँकि आवासीय परिसर है, उसमें कोई भी गैर आवासीय गतिविधि अनुमन्य नहीं है, इस आधार पर उसको सील। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। शिक्षक ही बन जाए भक्षक तो देश का क्या होगा। ऐसा ही एक मामला दिनेशपुर के उदयपुर नगर गांव का है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा छात्रों और भोजन माता के साथ अश्लीलता करने पर ग्रामीण भड़क गए। भारी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस और खंड शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। उधर प्रधानाचार्य रामप्रकाश गंगवार मौके से फरार हो गए। इस दौरान भोजन माता ने कहा कि विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से एक
एकांत कमरे में आए दिन पानी मंगाया जाता है और भोजन माता के साथ प्रधानाचार्य छेड़खानी करता था। वहीं सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया, तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। स्कूल का भोजन माता हूँ, दीदी है मेरे से बड़ा और बहुत दिन से काम कर रहा है। 15 साल होने वाला है हमारा। जैसे 6 महीने से मेरे को परेशान कर रहा है और मेरे को नहीं, बच्चे को भी परेशान करता है। और जब मैं स्कूल में पानी पुनी देने जाता हूँ ऑफिस में, उस टाइम वो ऑफिस के बरामदा में नहीं बैठता है, अंदर जाता है। जाके वो बुलाएगा, फिर पानी लेके जाने के बाद गंदी नजर से हाथ लगाता है। मैंने एक दिन थप्पड़ भी मारा था उनको। फिर कह रहा है, अरे भाभी जी क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा हाथ कंट्रोल में रखो ना, तुम ऐसे करो कि तुम एक गुरु हो। कह रहे, अरे गुरु हो तो गुरु, तुम तो भाभी जी हो हमारा, ऐसे ऐसे बात करता है और गंदे गंदे हरकत करता है वो। और ज्यादा बोलो तो तुम्हारा फोटो लग जाएगा, एक ब्लॉक करते रहता है ऐसे। और गंदा वो ऑफिस में बुलाएगा, हर टाइम ऑफिस में बुलाएगा। हम ऑफिस भी झाड़ू साफ से नहीं लगा पाते हैं, डर लगता है जो पीछे से ना आ जाए। क्या नाम कोई अध्यापक है, उसने बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहा था कई दिनों से। बच्चों को अलग कमरे में ले जाकर उल्टी सारी छेड़छाड़ कर रहा था। भोजन माता के साथ भी हुआ है, जैसे इन्होंने मुझे अभी बताया। तो मैं आया हूँ, पुलिस तो आ गई है, लेकिन मुझे लेट पता चला। अगर मुझे कल पता चल जाता तो फिर कल कार्रवाई डाल ही देते, इसको उल्टा करके टांग दी। ये छोटे से बच्चे हैं, प्राइमरी कितने बच्चे होंगे, 6-7 साल के बच्चे हैं। ये हमारा समाज पता नहीं किधर जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ। जब शिक्षा का मंदिर कह जाने वाला इन्होंने खराब करके रख दिया कुछ लोगों ने। मैंने सोचा, जब मैं आया था मैंने सोचा बड़े बच्चे हैं, लेकिन अभी पता चला छोटे बच्चे जो है, प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे, 6-7 साल के बच्चे, इनके साथ ही दुर्व्यवहार हुआ है। हमें 112 के माध्यम से और पब्लिक के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि उदयनगर प्राइमरी स्कूल में वहाँ के टीचर द्वारा बच्चों के साथ छेड़खानी की जा रही है। तो इस घटना पर हम मौके में पहुँचे हैं। मौके में गांव के लोग भी हैं, हमने बच्चों से भी बात की है और जो स्कूल में मौजूद टीचर हैं उनसे बात करी है। जिन पे आरोप लगाया जा रहा है वो भी मौके में मौजूद नहीं है। घटना की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद जैसी सूरत होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आज इस विद्यालय के बारे में मुझे भी जानकारी हुई कि शिक्षक द्वारा कुछ बच्चियों के साथ और गांव के कुछ और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। तो आकर के बच्चों से बात की है, भोजन माताओं से बात की है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षक द्वारा गलत बर्ताव किया गया है, अभद्रता की गई है। उसकी विस्तृत जाँच की जा रही है। पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी इस चीज़ को जांचा है, परखा है और हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस बार में निश्चित तौर पर जो भी उचित पड़ेगा वो कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में सस्ता गल्ला विक्रेता संघ उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा, लंबे समय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता का लाभांश नहीं मिल रहा था। प्रदेश सरकार ने लाभांश के लिए 20 करोड़ की स्वीकृति की है। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ उत्तराखंड जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, विधायक वंशीधर भगत का आभार जताया। एक लंबे समय से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश नहीं मिल रहा था। उसको लेकर के आज हमने सबने एक बैठक की थी और उस बैठक में हमारे जो है सभी समस्याओं को लेकर आगामी रणनीति की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज ही अभी हमको जानकारी मिली है कि उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपया जो है इसके मद में जो है जारी किया है। हम जो है उत्तराखंड के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, उत्तराखंड की खाद्य मंत्री जो है रेखा आर्या जी का और इस काम में हमको निरंतर सहयोग प्रदान करने वाले कालाडूंगी के विधायक माननीय जो है वंशीधर भगत जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये लाभांश जो हमारा लंबे समय से रुका था उसको प्रदान करने में हमको अपना सहयोग प्रदान किया। और पुनः मैं उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि इस लाभांश के मिलने के बाद भी कुछ लोग जो है, कतिपय लोग जो है हड़ताल की धमकियां दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हम सरकार के साथ वार्ता के माध्यम से हर समस्या का समाधान करेंगे और सरकार के साथ कंधा कंधा मिलाकर उत्तराखंड की जनता की सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, जिसको लेकर धारूचूला के साथ ही जिले के सरकारी महकमा हलचल में आ गया। मुख्य सचिव उत्तराखंड SS संधू ने ज्योति कोंग
नाबीढांग ओम पर्वत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी देख रही जिला अधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी ने मुख्य सचिव का SS संधू, पुलिस के DGP अशोक कुमार का जिला अधिकारी रीना जोशी व SP पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने स्वागत किया। बता दें कि ज्योतिर्कोंग में हेलीपैड का भी प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए युद्ध स्तर में तैयार किया गया है। फिलहाल अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।